हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति और आज की वीडियो में हम करेंगे एक और आईपीओ का रिव्यू। तो अगर आईपीओस की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से एक एक करके काफ़ी आईपीओस आए हैं, लेकिन अगर उनसे बेनिफिट की बात करें तो उनमें हमें कुछ बहुत अच्छे लिस्टिंग बेनिफिट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट ये आईपीओ भी जिसका हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, एरिस इंफ्रा के आईपीओ, तो यहाँ पर भी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे लिस्टिंग बेनिफिट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। जिसका रीज़न है मार्केट अनसर्टेनिटी। तो मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से आजकल यहाँ पे जो लिस्टिंग बेनिफिट्स हैं करंट आईपीओज़ में वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी एक क्विक पैसा अर्न करने के लिए और डिसेंट लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए आईपीओज़ में भी अप्लाई करते रहना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है सही आईपीओज़ को चूज़ करना। और सही आईपीओ आप कैसे चूज़ करेंगे, जब आप कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसके फाइनेंशियल्स को रीड करना जानेंगे। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम, सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, और किस तरीके के लिस्टिंग बेनिफिट आपको इस आईपीओ से देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप खुद भी अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स रीड करना जानना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगाया जाता है, ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। ना चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझते हैं और फिर उसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे। तो कंपनी की बिज़नेस मॉडल की बात करूँ तो ये एक स्टार्टअप कंपनी है। 2021 में ये स्टार्ट हुई थी, तो काफ़ी नई कंपनी है और ये एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है, मीन्स डिजिटल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो अगर आजकल आप देखोगे तो हर कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी और डिजिटल बेस्ड हो गई है। तो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को रॉ मटेरियल सप्लायर कंपनी से कनेक्ट करवाता है। मीन्स ये जो बिज़नेस है ये B2B सेगमेंट में आता है, जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं उनको जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, तो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली जो कंपनीज़ होती हैं उन दोनों को ये यहाँ पे कनेक्ट करवाता है ये प्लेटफॉर्म। तो सपोज़ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, पंप्स, आयरन्स, ट्यूब्स, इस तरीके की चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती हैं, तो उन सबको सप्लाई करने वाले जो कंपनीज़ होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, वो और जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज़ होती हैं वो दोनों कनेक्ट होते हैं और यहाँ पे अपनी डीलिंग्स करते हैं। तो उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। तो आने वाले टाइम में इस तरीके के डिजिटल बेस्ड कंपनीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिमांड बढ़ सकता है। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी के लिए ये है कि इस तरीके की कोई भी कंपनी जो है वो एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, मीन्स इस तरीके इनका कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है। तो ये इनके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है। कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा बिजनेस भी है और काफ़ी बड़ी सिटीज़ में विद इन इंडिया इन्होंने अपने जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड भी की हैं। तो ये कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है। अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम सबसे पहले अगर असेट को देखेंगे तो कंपनी के असेट में हमें एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है लास्ट 3 इयर्स में। नाउ रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको दिखेगा कि मार्च 22 से 23 के बीच में रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उसके बाद इनका रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। नाउ 9 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू जो है 557.76 करोड़ का है। तो ये पूरा 1 ईयर का डेटा नहीं है, हो सकता है जब करेंट डेटा रिप्रेजेंट करेंगे तो इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखे। तो एनीवेज़ रेवेन्यू में भी एक डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही है ना। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ होता है प्रॉफिट दिखना, कि क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। तो यहाँ पे काफ़ी निगेटिविटी दिखती है क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी हमें नज़र आ रही है। लास्ट 3 इयर्स में मार्च 22 से लेके मार्च 24 तक के बीच में, मतलब इन 2 सालों में कंपनी ने जो है लगातार सिर्फ लॉस बना के दिखाया है और लॉस भी इनका इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अभी अगर 9 मंथ का जो इनका डेटा आया है, इस 9 मंथ में हमें दिख रहा है कि कंपनी ने सडनली प्रॉफिट बना के दिखाया है। मीन्स लॉस भी रिकवर कर लिया और ऊपर से प्रॉफिट भी जनरेट करके दिखा दिया। तो ये वाला जो डेटा दिख रहा है वो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनी को आईपीओ लाना होता है तो उन्हें प्रॉफिट रिप्रेजेंट करना होता है। तो हो सकता है कि आईपीओ लाने की वजह से कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जब पूरे 1 साल का डेटा यहाँ पे आएगा तो ये भी पता चलने को मिलेगा कि कितना प्रॉफिट कंपनी सच में बना रही है। तो एनीवेज़ फिर भी अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में सिर्फ लॉस ही बना के दिखाया है, और अभी अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। तो एनीवेज़ अभी भी हम इसको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी नहीं कह सकते हैं।
नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले 1 साल 2 साल में। रिज़र्व एंड सरप्लस कंपनी यहाँ पे भी, ये भी माइनस में था, लेकिन फ़िलहाल कंपनी ने अपने रिज़र्व सरप्लस को बढ़ाया है। और साथ ही में कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ी हैं, तो वो भी एक निगेटिव साइन है कि कंपनी के पास बोरोइंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम अदर फाइनेंशियल्स की अगर बात कर लेते हैं तो डेप्ट इक्विटी रेशो आप यहाँ से देखेंगे, डेप्ट इक्विटी रेशो 1.45 का है। तो जैसा हमने देखा कि कंपनी के पास बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स डेप्ट इक्विटी रेशो अगर 1 से ज़्यादा है तो इसमें कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लोन लेके रखा हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इनका माइनस में है, लॉस मेकिंग कंपनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.61 का है और पीई रेशो भी इनका निगेटिव में हमें नज़र आ रहा है। तो इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली फ़िलहाल हमें वीक दिख रही है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ की डिटेल्स हम यहाँ से देखेंगे तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 18 जून को, 20 जून को ये क्लोज़ हो जाएगा, 25 जून को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। तो इसका जो रिज़ल्ट आउट होगा, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये आईपीओ मिला या नहीं, ये आपको 23 जून को पता चल जाएगा इसके अलॉटमेंट स्टेटस के दिन। अगर मिल जाता है तो 24 जून को ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं तो आपका जो मनी रिफ़ंड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और 25 को ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹2 पर शेयर का फेस वैल्यू रखा गया है, तो काफ़ी कम फेस वैल्यू ऑलरेडी इसका है। मींस कल को कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो वो ऑलरेडी जो है यहाँ पे स्प्लिटेड प्राइस हमें नज़र आ रहा है। इसका प्राइस बैंड जो है हायर कट ऑफ पे 222 पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 67 शेयर्स रहेंगे, तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप स्मॉल एचएनआई में कर रहे हैं तो फिर मैक्सिमम 67 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम उसमें आपको स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स होता है और मैक्सिमम 67 लॉट्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐप के आईपीओ का जो टोटल साइज़ है वो 499.60 करोड़ का है, जो पूरा फ्रेश इशू है। तो ये एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मीन्स सारा पैसा कंपनी अपने डेवलपमेंट के लिए, लोन चुकाने के लिए या अपने ग्रोथ वगैरह के लिए ही यूज़ करने वाली है। यहाँ पे कोई भी पैसा जो है वो प्रोमोटर को नहीं जाने वाला है ना। अब हम इसकी अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो फ़िलहाल इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 51% की है, जो इस आईपीओ के आने के बाद और कम हो जाएगी और अराउंड 36 to 37% ही रह जाएगी। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि यूजुअली अगर किसी कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स और प्लस DIA FIs जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सबको मिला के 75% से ज़्यादा होती है, तो वो एक अच्छा साइन माना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। लेकिन इस कंपनी में अगर देखें तो यहाँ पे इस आईपीओ के आने के बाद प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 36 to 37% ही रह जाएगी, तो ये भी एक इसके लिए वीक पॉइंट है। और इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% स्टेक्स रिजर्व रखे गए हैं, क्योंकि यूजुअली जब कोई कंपनी कंटिन्यूस 3 इयर्स तक प्रॉफिट बना के दिखाती है तो वहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे जाते हैं रिटेल्स के लिए। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि करेंटली 9 मंथ के डेटा में ही सिर्फ कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट बना के दिखाया है और पीछे लॉसेस हैं, इसीलिए सिर्फ 10% शेयर्स ही यहाँ पे रिटेल के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल तो यूनिक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इस तरीके की कोई भी कंपनी जो है वो एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो इनका कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है, जिसकी वजह से इस कंपनी को काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है। रियल इस्टेट ड्रिवन कंपनी है, तो अगर रियल इस्टेट की कंपनी में जो है ग्रोथ देखने को मिलती है तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को भी मिल सकता है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन फंडामेंटली कंपनी काफ़ी वीक है, लॉस मेकिंग कंपनी ही हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं, और कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो काफ़ी वीक है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इन सब के बेसिस पे अब हम अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फ़िलहाल चल रहा है 27 का, जिसके बेसिस पे 12% की लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मींस एक लॉट पे आपको 1800 से 2000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो इसकी बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप 2 डेज़ तक इसे ऑब्जर्व करें, ज़्यादा जल्दी में फर्स्ट डे में ही जाके आप इसमें अप्लाई ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो QIBs हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो इस आईपीओ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर उनकी तरफ से डिमांड देखने को मिलती है और फर्स्ट 2 डेज़ में इसमें अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, मीन्स अगर ये फर्स्ट 2 डेज़ में 5 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो जाता है, तो थर्ड डे में जाके
आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये एक सेफ जोन में चला जाता है कि आपको इसमें कुछ तो लिस्टिंग गेन बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लें। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करें, और इसके साथ ही इस IPO में आप अप्लाई करेंगे या नहीं ये भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।